नमस्ते। आज हमारे स्कूल में कुछ डॉक्टर आए। उन्होंने हमें सीपीआर के बारे में बताया। उन्होंने हमें बताया कि यदि किसी को भी चलते फिरते अचानक से हार्ट अटैक आ जाए और उसे तुरंत प्रभाव से सीपीआर किस प्रकार से देना होता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर जितना जल्दी हो सके उसे सीपीआर दे दी जाए तो उसकी जान किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। ये सीपीआर कैसे देनी होती है उसके बारे में हमारे स्कूल में आज आए हुए डॉक्टरों ने बताया। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें ताकि हम भी किसी की जान बचा सके। 30+ एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। लोग बाग चलते चलते भी गिर जाते हैं। पहले पता लगता था हार्ट अटैक आने से पहले छाती में तेज दर्द होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, या 2-3 दिन पहले से घबराहट या ऐसा होने लगता था। लेकिन आजकल जैसे मैं एकदम नॉर्मल खड़ा हूँ, नॉर्मल खड़ा व्यक्ति भी हार्ट अटैक आके गिर रहा है, उसकी मौत हो रही है। तो अपन इंस्टेंटली उसको, अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, कोई ड्रग नहीं हो, कोई टेबलेट नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, तो अपन उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं उस टाइम पे, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बगीचे में टहल रहे हैं, तो आदमी दौड़ लगा रहे हैं, एक को अचानक से सीने में दर्द उठा तेज, या दर्द नहीं हुआ, चलते चलते ही एकदम आँखें बंद हुई और गिर गया, बेहोश हो गया। तो तब अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि वो जो आदमी गिरा है वो होश में है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसा पता करेंगे वो होश में है कि नहीं है? उसको थपथपाएंगे, उसके गाल पे मारेंगे हल्के से कि भाई क्या नाम है तेरा, कहाँ का रहने वाला है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है तेरे को, सांस लेने में दिक्कत है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है। अगर वो बता पा रहा है, इसका मतलब वो होश में है, वो कॉन्शियस है। अगर वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा है कि भाई क्या तकलीफ है, इसका मतलब वो बेहोशी की हालत है। फिर अपने को ये देखना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। सांस कैसे पता करें कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है? जब अपन सांस लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती है ना। कोई आदमी, सर एक स्टूडेंट को भेज दो, या तो कोई किसको भेज दो, एक बच्चे को भेज दो, सोनी जब जब इंसान सांस लेता है तो छाती ऊपर नीचे होती है, तो अपन पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो अभी देखने अभी अपन इससे ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता लग रहा है कि छाती ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब इसकी सांसें चल रही है। फिर अपने को देखना है कि इसकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। नब्ज का सीधा कनेक्शन होता है हार्ट से। अगर हार्ट काम कर रहा है तो उसकी नब्ज चल रही होती है। तो नब्ज कौन सी जगह देखनी है अपने को? ये जो सांस की नली है आगे गर्दन में एकदम बीचों बीच में, इसके 2 अंगुली जगह छोड़ के साइड में अपन 3 अंगुली यूँ रखेंगे। आप खुद भी अपने रख के देखोगे तो आपको यहाँ पे पल्सेशन फील होंगे नब्ज के, जैसे यूँ करके देखोगे। सब कोई भी टीचर मैडम सर सब आप भी अपने करके देख सकते हो, तो उससे क्या अपने को पता लगेगा कि इसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पल्सेशन फील नहीं हो रहे हैं, सांस भी नहीं चल रही है, व्यक्ति बोल भी, ये भी देख सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति बेहोश रहता है सबसे ईजी रहता है यहाँ पे देखना। यहाँ पे मोटी जो आर्टरी है काफ़ी, इसको देखने में थोड़ा एकदम फील करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ये ईजीली हो जाती है यहाँ पे बड़ी आर्टरी कैरोटिड बोलते हैं इसको। अपन ने देखा कि आदमी कॉन्शियस भी नहीं है, बेहोशी की स्थिति में है, सांस भी नहीं चल रही है और नब्ज भी नहीं चल रही है, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक आया है। नब्ज का नहीं चलने का मतलब ये है कि उसके हार्ट ने यानी कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 2-4 लोगों को और बुलाना है, हेल्प लेनी है लोगों की कि यार आप भी आओ, सर मैडम आप भी आओ, आप जो है एम्बुलेंस वालों को कॉल लगाओ, या किसी की गाड़ी बुलानी है उसको बुलाओ, और एक जना भाई इसके घर वालों को बोलो कि आपका ये यहाँ पे बेहोश हो गया है आदमी। फिर अपने को जब तक वो आते हैं तब तक क्या करना है, अपने को हार्ट को प्रेस करना है, कंप्रेशन देने हैं हार्ट को। पंपिंग का काम करता है हार्ट ब्लड का, ताकि जो हार्ट में ब्लड भरा है अपन ऊपर से पंप करेंगे तो वो जो ब्लड है वो निकल के वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू अपने दिमाग में और बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। आर्टरीज पंप करेगी तो उसका जो रिवाइव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने को करना कैसे है, पंपिंग कैसे करनी है अपने को, हाथ ऐसे इंटरलॉक करने हैं दोनों, करो सभी बच्चे हाथों को ये अंगुलियाँ ऐसे फंसानी है ना। फिर कोहनी में से हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, एल्बो एकदम लॉक होना चाहिए। फिर अपने को कैसे करना है,
अपनी ये जो छाती के बीचों बीच में हड्डी होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक स्टर्नम होती है। इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं अपन, ऊपर वाला 1/3 हिस्सा, बीच वाला 1/3 और लोअर 1/3। तो अपने को कंप्रेशन देना है लोअर नीचे वाले 1/3 हिस्से पे, इस पर दबाव देना है। या फिर मान लो जल्दबाजी में अपन नहीं कर पा रहे हैं 3 हिस्से, तो जो निप्पल होते हैं दोनों, उनके बीचों बीच में, इस जगह पे दोनों निप्पल के बीच में हाथ को इंटरलॉक करके अपने को रखना है, ठीक है। इंटरलॉक करके रखना है। फिर 1 मिनट में 100 से 120 बार अपने को कंप्रेसिव देने हैं। अभी क्या है, पेशेंट होश में है तो मैं जोर कम लगा रहा हूँ। अगर पेशेंट बेहोश हो तो अपने को कम से कम 2 इंच छाती दबनी चाहिए, तब जा करके प्रेशर लगेगा हार्ट तक। 2 इंच या 5 सेंटीमीटर, 2 इंच 5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इतना दबना चाहिए चेस्ट, नीचे वाला जो 1/3 हिस्सा है स्टर्नम का, वो दबना चाहिए। तो ब्लड उसमें से निकल के ब्रेन में, बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। ये अपने को कितनी देर तक करना है? 1 मिनट में 100 से 100 बार कंप्रेसर देने। अपने को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब अपन 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देंगे तो हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार सांस भी देनी है पेशेंट को। तो सांस कैसे देनी है अपन, जैसे मैंने शुरू किया 1 2 3 30 तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, खुद सांस लूँगा। पहले मुँह से माउथ टू माउथ सांस देनी है। मैं पहले खुद से सांस लूँगा, फिर इसके मुँह पे रखूँगा, फिर पूरे जोर के साथ इसके फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश करूँगा। उस दौरान अपने को मरीज का नाक पिंच करके, नोज पिंच करके रखनी है, नाक को बंद करना है, वरना मैं जो हवा दूंगा मुँह से जाएगी, नाक से बाहर निकल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि फेफड़ों तक पहुँचे। नाक को बंद रखना है, फिर हवा देनी है मुँह से, ताकि वो फेफड़ों तक पहुँचे। तो 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार सांस दूंगा, फिर 30 कंप्रेशन दूंगा, फिर 2 बार सांस दूंगा। ये जब तक करते रहना है जब तक कोई हेल्प अपने पास एम्बुलेंस या गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो जाती, या जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये चीज़ें आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। आप दोस्त से मिलने, रिश्तेदारी में जाएँ, अपने पापा को, मम्मी को, अंकल को, बड़े भैया, चाचा ताऊ जो भी है, सबको ये चीज़ बतानी है कि अपन ऐसे इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अपन को इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस अपने हाथ और अपने को करना आना चाहिए कि क्या कैसे करेंगे। पूछना हो सर, मैडम, बच्चों में से सर इसका मेजर कोर्स क्या होता है? हार्ट अटैक का साइलेंट जो अपने जो आर्टरी होती है उनमें ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल। मैंने पूछा कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? बनता कैसे हो, तो अपन जैसे बाहर से फूड में लेते हैं, उसमें फैट होती है, फैट के अंदर लीवर में जाके कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसका कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। अपन अनर्गल चीज़ें खाते रहते हैं, जैसे फैट ज़्यादा ले ली, या फिर सेचुरेटेड फैट, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर जैसे आटा वगैरह, वो रिफाइंड एक तरीके का वो ज़्यादा खा रहे हैं। फिर आर्टिफिशियल चीज़ें काफ़ी आने लग गई आजकल, तो वो भी फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करती है। या अपन एक्सरसाइज नहीं करें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है, क्योंकि वो काम आता नहीं है। फैट एक्चुअली क्या है, वो फैट काम आती है, वो एनर्जी का सोर्स होता है। ये जो आपका पेशेंट है ना सर, इसका घर यहाँ से मात्र 10 कदम दूर है। वैन पे चढ़ के आता है, वैन पे चढ़ के जाता है और रेडीमेड मटेरियल खाता है मार्केट। इसके तो चांस पूरे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, नमक, चीनी, इनका इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करना चाहिए, नमक और चीनी का। और ये बच्चे रेडीमेड खाने वाले तो और सारे अपन हैं। चाहे तो जैसे रिफाइंड ऑयल है, उसकी जगह अपन सीधा जो कहानी का तेल होता है उसका यूज़ करना चाहिए। सर नमक में कौन सा नमक बेहतर रहता है? आप सेंधा नमक ले सकते हैं, जो साल्ट होता है अपने, उसमें सोडियम क्लोराइड साथ में आता है, NaCl होता है। जो सोडियम होता है वो BP वगैरह बढ़ाने का काम करता है। इससे क्या है, फिर ऐसी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ना या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं
उनमें क्या होता है कि बारिश के बाद में ज़मीन में जो आयोडीन होती है वो बह के या नीचे आ जाती है, तो धीरे धीरे वो ज़मीन में रहती नहीं है या कमी हो जाती है उसमें। तो ज़्यादातर जो हिमालय वाले क्षेत्र या जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ कमी होती है, बाकी ऐसे जनरली अपने मैदानी क्षेत्र में इतनी कमी रहती है आयोडीन की। खर्चे दिखाऊंगा सबको ज़्यादा समझ आएगी। बताओ पीछे क्या देख रहे हो, खुद पे फोकस कर लो। बिल्कुल एकदम करके बता सकते। कौन बनेगा डॉक्टर? कमलकांत नहीं बनना? समझ तो आ गया ना, बताओगे घर जाके? कैसे बताओगे?